ईशान पार्ट 2। ये कहानी अब और भी डरावनी और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। भानगढ़ का वो प्राचीन अंधेरा अब पत्थर की दीवारों में कैद नहीं है, वो एक आधुनिक शहर की रोशनी में घुलने जा रहा है। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2, शहर में साया। भानगढ़ शाप का पुनर्जन्म पार्ट 2। शहर का शोर और एक खामोश शिकारी। ईशान, जिसके शरीर में अब तांत्रिक सिंधिया की आत्मा थी, दिल्ली के एक पॉश इलाके में बने अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही इंसान नहीं है, लेकिन उसके रहने का ढंग बदल चुका था। उसे धूप से नफरत हो गई थी और वो दिन भर भारी पर्दों के पीछे अंधेरे में बैठा रहता। ईशान के लैपटॉप पर उसकी पिछली टीम के फुटेज अभी भी चल रहे थे। आर्यन की चीखें, पत्थर बनती नेहा और वो खौफनाक तहखाना। ईशान, तांत्रिक, ने स्क्रीन को छुआ और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसके छूते ही लैपटॉप की स्क्रीन पत्थर की तरह जम गई और चटक कर टूट गई। पहली बलि, वो जो सच जानता था। प्रोफेसर वशिष्ठ, जो प्राचीन तंत्र विद्या के विशेषज्ञ थे और ईशान के मेंटर थे, उन्हें ईशान के व्यवहार पर शक होने लगा। उन्होंने ईशान को फोन किया। ईशान, तुम भानगढ़ से आने के बाद मिले नहीं, तुम्हारी टीम का क्या हुआ? कोई खबर नहीं है। अगली रात प्रोफेसर अपने केबिन में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने कमरे में इत्र की एक बहुत ही तीखी और मीठी खुशबू महसूस हुई। वही खुशबू जिसने सदियों पहले रत्नावती को अपनी ओर खींचा था। ईशान, तुम यहां कैसे? प्रोफेसर ने अंधेरे कोने की ओर देखा। मैं ईशान नहीं हूं प्रोफेसर, मैं वो अंत हूं जिसे आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। एक भारी दोहरी आवाज गूंजी। प्रोफेसर ने देखा कि ईशान के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। तांत्रिक ने अपना हाथ हवा में लहराया और प्रोफेसर का गला अपने आप घुटने लगा। उनके शरीर का रंग धीरे धीरे राख जैसा धूसर ग्रे होने लगा। अगले ही पल प्रोफेसर वशिष्ठ की जगह उनकी कुर्सी पर एक आदमकद पत्थर की मूर्ति बैठी थी। उनके चेहरे पर अब भी दहशत जमी हुई थी। माया जाल का विस्तार। तांत्रिक को अब अपना साम्राज्य खड़ा करना था। उसने ईशान की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाली पहचान का फायदा उठाना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। भानगढ़ का रहस्य सुलझ गया है। जो लोग शक्ति चाहते हैं वे मुझसे मिले। सैकड़ों युवक युवतियां उसकी ओर खींचे चले आए। वे नहीं जानते थे कि वे किसी शोधकर्ता से नहीं बल्कि मौत के सौदागर से मिल रहे हैं। ईशान ने उन सबको एक गुप्त अनुष्ठान के लिए बुलाया। वो उन सबको पत्थर के रक्षक स्टोन गार्डियंस में बदलकर अपनी एक अदृश्य सेना तैयार कर रहा था। रत्नावती की पुकार। लेकिन तांत्रिक एक चीज भूल गया था। रत्नावती की रूह भले ही भानगढ़ में जंजीरों से बंधी थी, लेकिन उसकी शक्ति का एक अंश उस इत्र की शीशी के टूटे हुए टुकड़ों में था, जो अनजाने में ईशान का एक साथी राघव अपनी जेब में रख लाया था। और अब वो ईशान के घर में ही कहीं गिरा हुआ था। आधी रात को अपार्टमेंट की दीवारों से रोने की आवाजें आने लगीं। पत्थर की बनी मूर्तियां रात में हिलने लगीं। तांत्रिक के शरीर में मौजूद ईशान की बची खुची चेतना ने एक पल के लिए विद्रोह किया। छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ईशान के अंदर से एक आवाज निकली। तांत्रिक सिंधिया जोर से हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। सूरज ढलते ही ये पूरा शहर मेरा पत्थर का बाग बन जाएगा। एक नया मोड़। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक लड़की खड़ी थी जिसकी शक्ल हूबहू राजकुमारी रत्नावती से मिलती थी। वो ईशान की छोटी बहन दृष्टि थी। उसके हाथ में एक प्राचीन तावीज था जो उनकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही दृष्टि कमरे में दाखिल हुई, तांत्रिक के चेहरे पर पहली बार खौफ दिखा। क्या ये वही राजकुमारी थी जिसने उसे सदियों पहले हराया था, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? जैसे ही दृष्टि कमरे में दाखिल हुई, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर जमी बर्फ जैसी पत्थर की परतें चटकने लगीं। ईशान की आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक उठीं। दृष्टि, यहां से चली जाओ। ईशान की अपनी असली आवाज एक पल के लिए गूंजी, जैसे वो किसी गहरे कुएं से चिल्ला रहा हो। लेकिन अगले ही पल सिंधिया तांत्रिक का अट्टहास भारी पड़ गया। ये शरीर अब मेरा है और ये दुनिया भी। ताबीज की शक्ति। दृष्टि ने अपनी मुट्ठी कसी। उसके हाथ में वही प्राचीन ताबीज था जिसे उसकी दादी ने मरते वक्त दिया था। ये ताबीज उसी काले पत्थर का बना था जिस पर रत्नावती ने तांत्रिक को श्राप दिया था। जैसे ही दृष्टि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में रखी पत्थर की मूर्तियां, प्रोफेसर और राघव थरथराने लगीं। तांत्रिक ने हाथ हवा में लहराया और दृष्टि की ओर काले धुएं का एक गोला फेंका, लेकिन ताबीज से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने उस हमले को बेअसर कर दिया। शहर का मंजर, पत्थर का जाल।
बाहर शहर में तबाही शुरू हो चुकी थी। तांत्रिक ने अपने सोशल मीडिया अनुष्ठान के जरिए हजारों लोगों को एक विशेष फ्रीक्वेंसी सुनाई थी। जो भी उस आवाज को सुन रहा था वो धीरे धीरे वहीं जम रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुक गईं, लोग सड़क पर चलते चलते पत्थर के बुत बन गए। पूरा शहर एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा था। अंतिम युद्ध, आत्मा का निष्कासन। दृष्टि समझ गई कि उसे सीधे तांत्रिक के मर्म पर वार करना होगा। वो ईशान के करीब पहुंची और ताबीज को सीधे उसके सीने पर रख दिया। सिंधिया, तुम भानगढ़ की राख थे और राख में ही मिलोगे। दृष्टि चिल्लाई। अचानक ईशान के शरीर से एक काला साया बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो साया कभी तांत्रिक का कंकाल बनता तो कभी एक भयानक राक्षस। पूरा अपार्टमेंट हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आया हो। तांत्रिक की चीखें इतनी तेज थीं कि बिल्डिंग के कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। बलिदान और मुक्ति। ईशान के शरीर से तांत्रिक का साया पूरी तरह बाहर निकल आया और हवा में तैरने लगा, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक जीवित राख की जरूरत थी। ईशान ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और दृष्टि के हाथ से वो ताबीज छीनकर सीधे उस काले साये के दिल में घुसा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। नीली रोशनी की एक लहर पूरे शहर में फैल गई। वो रोशनी जहां जहां से गुजरी, पत्थर बने लोग वापस इंसानों में बदलने लगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ईशान के कमरे में पड़ी तो वो जमीन पर बेदम पड़ा था। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं। तांत्रिक सिंधिया का साया उस ताबीज के साथ हमेशा के लिए भस्म हो चुका था। शहर वापस जाग रहा था, लेकिन लोगों को याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। वे इसे एक सामूहिक बेहोशी या गैस लीक का नाम दे रहे थे। उपसंहार, एपिलॉग। ईशान और दृष्टि कुछ हफ्तों बाद वापस सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात जब ईशान आईने के सामने खड़ा था, उसने देखा कि उसकी परछाई उससे कुछ सेकंड बाद हिल रही है। तभी खिड़की के बाहर भानगढ़ की दिशा से एक ठंडी हवा चली। भले ही सिंधिया खत्म हो गया था, लेकिन भानगढ़ की दीवारों पर उकेरी गईं वो 6 मूर्तियां अभी भी वहीं थीं, और तांत्रिक ने मरते वक्त एक बीज शहर में बो दिया था। ईशान को लगा था कि तांत्रिक के भस्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब तांत्रिक का साया नष्ट हुआ तो उसने जाते जाते ईशान की अपनी असली परछाई को दूषित कर दिया था। अब ईशान की परछाई उसकी गुलाम नहीं थी, वो एक स्वतंत्र इकाई बन चुकी थी। रात के अंधेरे में जब ईशान सो रहा होता, उसकी परछाई दीवार से उतरकर कमरे में टहलती। वो अलमारियां खोलती, पुरानी तस्वीरें फाड़ती, और सबसे भयानक, वो धीरे धीरे ईशान के अपनों के सपनों में घुसने लगी। दृष्टि का भयानक सपना। एक रात दृष्टि सो रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला घोंट रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि छत पर एक काला साया चिपका हुआ है। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस ईशान जैसी कदकाठी थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह सुलग रही थीं। दृष्टि चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही दब गई। वो साया दीवार से नीचे उतरा और फुसफुसाया, सिंधिया मर गया, लेकिन उसका अंधेरा अब ईशान के खून में है। मैं उसका वो हिस्सा हूं जो कभी नहीं सोता। परछाई का शिकार। अगले दिन शहर के एक पार्क में एक अजीब घटना घटी। एक आदमी बेंच पर बैठा था, तभी उसकी अपनी परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। देखते ही देखते वो आदमी पत्थर का तो नहीं बना, लेकिन उसकी रूह खिंचकर उसकी परछाई में समा गई और उसका शरीर एक खाली खोल, हस्क बनकर गिर पड़ा। ईशान को समझ आ गया कि ये साया लोगों की खुशियों और यादों को खा रहा है। वो खुद को आईने में देखने से डरने लगा। उसने अपने घर के सारे आईने तोड़ दिए और काली चादरों से ढक दिए। ईशान ने महसूस किया कि जैसे जैसे साया ताकतवर हो रहा है, उसका अपना शरीर कमजोर और पारदर्शी होता जा रहा है। अगर उसने साये को नहीं रोका तो एक दिन साया असली बन जाएगा और ईशान सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाएगा। उसने दृष्टि की मदद से एक खतरनाक फैसला लिया, भानगढ़ वापस जाने का। वहीं से ये शुरू हुआ था, वहीं ये खत्म होगा, ईशान ने भर्राई हुई आवाज में कहा। भानगढ़ का अंतिम खंडहर। आधी रात को वे दोनों उसी मुख्य आंगन में खड़े थे। साया अब ईशान के पीछे नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा था, लगभग ठोस मांसपेशियों जैसा काला दैत्य। तुम मुझे नहीं मिटा सकते ईशान,
मैं तुम्हारी ही दबी हुई इच्छाएं और डर हूं, साये ने उपहास किया। दृष्टि ने ताबीज की बची हुई राख को हवा में उड़ाया, जिससे एक घेरा बन गया। ईशान ने उस साये को गले लगा लिया। हाँ, उसने उससे लड़ा नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर वापस खींचने की कोशिश की। अगर मैं अंधेरा हूं तो मैं ही रोशनी भी हूं, ईशान चिल्लाया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला एक पल के लिए सफेद रोशनी से भर गया। जब धुआं छटा तो वहां कोई साया नहीं था। ईशान जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में अभी एक अजीब सी शांति थी। 6 महीने बाद ईशान अब एक सामान्य जीवन जी रहा है। वो एक स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन एक दिन एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है, सर, आपकी परछाई 2 क्यों है? ईशान धीरे से नीचे देखता है। दोपहर की कड़ी धूप में जमीन पर उसकी 2 परछाइयां बनी हुई थीं। एक परछाई शांत खड़ी थी और दूसरी परछाई धीरे से अपना हाथ उठाकर उस बच्चे की ओर इशारा कर रही थी। ईशान के स्कूल के उस बच्चे ने जब 2 परछाइयां देखीं तो ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि धूप में उसकी एक परछाई तो उसके साथ हिल रही थी, लेकिन दूसरी परछाई जमीन पर लेटी हुई उसकी ओर देख रही थी और उसके होंठों की जगह एक गहरी दरार थी जो मुस्कुरा रही थी। ईशान ने महसूस किया कि जब वो सोता है तो उसका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन उसकी दूसरी परछाई शहर की गलियों में निकल जाती है। वो साया अब केवल लोगों को डरा नहीं रहा था, वो यादों की चोरी कर रहा था। शहर की खामोश महामारी। शहर में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग अचानक अपने प्रियजनों को भूलने लगे। मां अपने बच्चे को नहीं पहचान रही थी। पति अपनी पत्नी को अजनबी समझ रहा था। डॉक्टर इसे मास एमनीसिया कह रहे थे, लेकिन ईशान जानता था कि उसकी दूसरी परछाई लोगों के दिमाग से उनकी पहचान चुराकर खुद को ठोस, सॉलिड बना रही है। साये का पहला शब्द। एक रात ईशान अपने कमरे में अकेला था। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज आई। ये आवाज ईशान की ही थी, लेकिन उसमें हजारों सालों की कड़वाहट थी। ईशान, शुक्रिया, तुमने मुझे भानगढ़ की जेल से आजाद किया। अब मुझे एक नाम चाहिए। ईशान ने मुड़कर देखा। दीवार से उसकी दूसरी परछाई बाहर निकलकर एक काले धुएं के पुतले की तरह खड़ी थी। तुम क्या चाहते हो? ईशान ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हारा अतीत हूं। मैं वो तांत्रिक हूं जो मर गया, और वो ईशान हूं जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं अद्वैत हूं। भानगढ़ की अंतिम पुकार। अद्वैत ने शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत को अपना ठिकाना बनाया। वहां उसने उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जिनकी यादें उसने चुराई थीं। वे लोग अब चलते फिरते जिंदा लाशें थे। ईशान समझ गया कि अगर अद्वैत ने उसकी अपनी यादें चुरा लीं तो वो साया पूरी तरह इंसान बन जाएगा और असली ईशान हमेशा के लिए एक बेनाम साया बनकर रह जाएगा। महासंग्राम, यादों का बलिदान। दृष्टि ने एक आखिरी रास्ता निकाला। भाई, अगर हम अपनी सारी यादें किसी चीज में बंद कर दें तो साये के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसे वापस भानगढ़ की मिट्टी में जाना होगा। ईशान और दृष्टि वापस भानगढ़ पहुंचे। अद्वैत भी वहां पहुंच गया। अब वो लगभग एक इंसान जैसा दिख रहा था, बस उसका चेहरा धुंधला था। तुम अपनी यादें मिटा दोगे? तुम खुद को भूल जाओगे? अद्वैत हंसा। ईशान ने आंखें बंद की और अपनी मां की लोरी, पिता का हाथ और भानगढ़ की वो पहली डरावनी रात, सब कुछ एक कल्पित मानसिक अग्नि में झोंक दिया। जैसे जैसे ईशान अपनी यादें खोता गया, अद्वैत का शरीर पिघलने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अद्वैत चिल्लाया। अगली सुबह सूरज की रोशनी भानगढ़ के खंडहरों पर पड़ी। दृष्टि जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके सामने एक युवक बैठा था। वो ईशान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तुम कौन हो? दृष्टि ने पूछा। युवक ने खाली नजरों से उसे देखा और बोला, मुझे नहीं पता, मैं बस यहां हूं। ईशान ने खुद को मिटाकर शहर को बचा लिया था, लेकिन जब वे दोनों किले से बाहर निकल रहे थे
तो किले के मुख्य द्वार पर लगे एक पुराने पत्थर पर एक नई नक्काशी उभर आई थी। उस नक्काशी में 2 भाई बहन हाथ पकड़कर चल रहे थे और उनके पीछे 3 परछाइयां बनी हुई थीं। दृष्टि जब ईशान को लेकर शहर वापस लौटी तो वो टूट चुकी थी। ईशान अब एक जिंदा लाश की तरह था, जिसे ना अपना नाम याद था ना अपना रिश्ता। लेकिन दृष्टि का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने ध्यान दिया कि उसकी अपनी परछाई के साथ एक तीसरी धुंधली परछाई हमेशा जुड़ी रहती थी। ये परछाई ईशान की उस याद से बनी थी जिसे उसने मिटाया था। ईशान का वो हिस्सा जो अपनी बहन से प्यार करता था। तांत्रिक ने उस पवित्र भावना को भी दूषित कर दिया था। शक्ति का जागरण। दृष्टि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दादी की पुरानी संदूक खोली, जिसमें प्राचीन रुद्र कवच और एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्नों पर लिखा था, जब साया अपनों का रूप ले ले तो शस्त्र से नहीं, सत्य से युद्ध करो। तीसरी परछाई अब दृष्टि को छूने लगी थी। उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस होता। रात को सोते समय उसे सुनाई देता, दृष्टि, मुझे वापस ले आओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। भानगढ़ का अंतिम बुलावा। दृष्टि समझ गई कि यह साया उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है ताकि वो अपनी रूह उसे सौंप दे। वो एक बार फिर भानगढ़ पहुंची, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। वो उस अनाम ईशान को साथ लाई थी। आधी रात को किले के नर्तकी महल, डांसिंग हॉल में हवाएं पागलपन की हद तक चलने लगी। वो तीसरी परछाई दीवार से बाहर निकली। वो बिल्कुल ईशान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। दृष्टि, इस अजनबी को छोड़ो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी यादों वाला ईशान। बस मेरा हाथ पकड़ो और हम फिर से एक हो जाएंगे। साये ने हाथ फैलाया। महारथी दांव। दृष्टि ने साये की आंखों में देखा। वो लगभग सम्मोहित हो चुकी थी। उसका हाथ साये की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस अनाम ईशान ने, जिसकी कोई याददाश्त नहीं थी, अचानक दृष्टि का दूसरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके स्पर्श में कोई याद नहीं थी, बस एक अनजान सुरक्षा का एहसास था। तुम तो मुझे जानते भी नहीं, दृष्टि चिल्लाई। अनाम ईशान ने बस इतना कहा, मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो, पर मुझे पता है कि तुम्हें उस काले सच के पास नहीं जाना चाहिए। बलिदान और विलय। दृष्टि ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उस रुद्र कवच को अपनी हथेली पर रगड़ा। उसने अपनी हथेली से खून निकाला और उसे अनाम ईशान और उस तीसरी परछाई के बीच एक रेखा खींच दी। जो मर चुका है वो अतीत है, जो खड़ा है वो वर्तमान है। अचानक वो तीसरी परछाई चीखने लगी। वो ना तो तांत्रिक थी, ना ही ईशान। वो भानगढ़ के श्राप का वो मोह था जो इंसानों को अपनी यादों में फंसाकर मार देता है। दृष्टि ने उस साये को मंत्रों से बांधकर वापस किले की एक गहरी दरार में धकेल दिया। एक नई सुबह का अंत। धमाका इतना जोरदार था कि भानगढ़ के किले का एक हिस्सा ढह गया। जब सूरज निकला तो तीसरी परछाई गायब थी। ईशान अभी भी अनाम था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो कालापन नहीं था। दृष्टि ने ईशान का हाथ पकड़ा और किले से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतिम दृश्य। अलवर के पास एक नया घर बना। वहां ईशान और दृष्टि रहते हैं। ईशान अब धीरे धीरे नई यादें बना रहा है। उसे पुराना कुछ याद नहीं, पर वो खुश है। लेकिन कहानी का असली अंत तब होता है जब कैमरा घर के कोने में रखे एक पुराने आईने पर जाता है। आईने में दृष्टि और ईशान की परछाई तो सामान्य है, लेकिन आईने के पीछे की दीवार पर एक छोटा सा बच्चा उकेरा हुआ है, जिसकी आंखें बिल्कुल तांत्रिक सिंधिया जैसी हैं। श्राप कभी मरता नहीं, वो बस अगले जन्म का इंतजार करता है। खौफ का अंत। भानगढ़ की फाइलें अब बंद होती हैं।